नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का महत्व देखिए आप सभी को पता होगा। जो बच्चे यूपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी का महत्व कितना है। ठीक है, और यूके ट्रिपल एससी में भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी पे ही आधारित क्वेश्चन परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक तरह से आपका बेस स्ट्रांग करता है। तो आप किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अपना जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है आपने? एनसीईआरटी की जो बुक है, उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, एनसीईआरटी 6 से लेके 12th तक। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसका पूरा ही सारांश यानी कि उसके शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका जो बेस हो वो स्ट्रांग हो। और आगे जब कभी आप कोई भी अन्य एग्जाम दें, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी का दें, यूके पीएससी का दें, यूपी पीएससी का दें या फिर यूपीएससी का दें, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। देखिए, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चंस आप सॉल्व इजीली कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के आए, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तो आप लिंक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपने सुना होगा, टॉपर से, यूपीएससी के, यूकेपीएससी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा, नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करते हैं, आपको आपका जो सिलेबस होता है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं, चाहे वह यूकेपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, यूपीएससी हो। ठीक है, तो आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आगामी एग्जाम्स को क्रैक करने में। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास है, इसमें हम लोग क्लास 6th का इतिहास देखने वाले हैं। इसमें देखिए, इस पूरी क्लास में आज ये क्लास 6 की इतिहास कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक ही क्लास में पूरी ये बुक कंप्लीट करेंगे, बहुत शॉर्ट्स में। जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये पहली क्लास। अध्याय 1 है आपका, क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें जीवन की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो लोग रहने लगे थे, तो वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पे जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया, नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, और आखेटक और खाद्य संग्राहक यहाँ पे रहने लगे। आखेटक क्या होता है? तो देखिए, आखेटक वो होते हैं जो शिकार करते हैं। ठीक है, आखेटक शब्द का मतलब ही क्या है? शिकार से है। ठीक है, तो ये क्या करते थे? शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए वे शिकार करते थे, मांस और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फिर उनको खाया करते थे। और खाद्य सामग्री जो हुआ करती थी, उनको एकत्र करते थे, ताकि आगे के समय में उनको जब रिक्वायरमेंट हो तो इससे अपना खाद्य पूर्ति कर सके। ठीक है, तो नर्मदा नदी तट पे सबसे पहले लोग बसे थे। और कौन थे ये? आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक यानी कि शिकार करने वाले व्यक्ति। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे शिकार करते थे और इस तरह से जीवन यापन करते थे ये लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले लोगों की जो बसावट थी वो कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो नर्मदा नदी के तट पर हुई। आखेटक का आपसे वो पूछ सकते हैं कि आखेटक कौन होते हैं? मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आता है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला
पॉइंट। नेक्स्ट देखिए कृषि की शुरुआत, अगर हम पूछे कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, तो कृषि की जो शुरुआत या फिर जो शुरुआती जो लक्षण प्राप्त हुए हैं वो आपके सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये जितने भी शब्द यहाँ पे है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे सबसे पहले कृषि के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले गेहूं और जौ के लक्षण मिले लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो सबसे पहले जो फसल जो उगनी शुरू हुई थी गेहूं और जौ थी, कहाँ पे हुआ करते तो सुलेमान की पहाड़ी और किरथर की पहाड़ियों पे इसके नमूने मिले हैं, जो लगभग 8000 वर्ष पूर्व उगाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोनों सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है सुलेमान रेंज और किरथर रेंज पहाड़ियां। यहीं से आपके फसल के सबसे पहले नमूने प्राप्त हुए हैं जो गेहूं और जौ है, ठीक है। तो ये पूछता है परीक्षा में, ये देखिए आपके वनडे एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ही आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है जैसे यूकेपीएससी में यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि ये सुलेमान पहाड़ी कहाँ पर है, किरथर पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी फसल पहले प्रयोग की गई थी, तो गेहूं और जौ सबसे पहले उगाए गए थे। और कितने समय पूरे, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व की ये घटना है। तो कृषि की शुरुआत अगर आपसे पूछेगा कब हुई, तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि की शुरुआत हुई थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से, जहां गेहूं और जौ की फसलें हुआ करती थी। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज है मगध। मगध देखिए गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत बड़े क्षेत्रफल में इनका साम्राज्य था मगध का, ठीक है। तो मगध जो था गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र था, जो प्राचीन काल में एक विशाल राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, अगर आपसे पूछता है कि मगध कहाँ है तो आपने यहाँ पे पॉइंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले मैप बनाना है, मैप में आप मगध राज्य यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए मगध की राज्य की राजधानी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। मगध देखिए बहुत ही विशाल साम्राज्य था उस समय का। इसकी जो राजधानी थी सबसे पहले कौन सी थी, पहले की बात करें तो पहले इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी गिरिव्रज। गिरिव्रज जिसको क्या बोला जाता था, आधुनिक राजगीर भी बोला जाता था। आधुनिक, आजकल उसको क्या बोला जाता है, राजगीर। राजगीर पहली राजधानी थी मगध की, जिसको बाद में क्या कर दिया गया था, बाद में इस मगध की राजधानी क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी बाद में मगध की राजधानी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी, नेक्स्ट देखिए स्त्रोत की बात करें। स्त्रोत में देखिए पांडुलिपियां पहले चला करती थी। पांडुलिपि क्या हुआ करती थी, तो ताड़पत्र हुआ करते थे और भोजपत्र होते थे, उसमें हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, पांडुलिपि बोला जाता, ठीक है। तो पांडुलिपि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक ताड़पत्र है या फिर भोजपत्र है जिसमें हाथ से लिखा जाता था, इनको क्या बोला जाता था, पांडुलिपि बोला जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें अभिलेख क्या हुआ करते थे, तो देखिए पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को क्या बोला जाता था, अभिलेख बोला जाता था, ठीक है। तो पांडुलिपि तो आपका भोजपत्र में लिखी जाती थी, अभिलेख आपके किस में लिखे जाते थे, पत्थर में लिखे जाते थे और धातुओं में लिखे जाते थे, ठीक है। इनकी कठोर सतहों पे लिखे जाते थे। जैसे आपने देखा होगा अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो आपके पत्थर में आपके वो उत्कीर्ण करके लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में भी, ये आपका क्या है, एक अभिलेख है, ठीक है। तो पत्थर में उत्कीर्ण करके लिखे गए लेख हुआ करते थे, अभिलेख, ठीक है। पांडुलिपि आपको पता चल गया, पुरा और आपका अभिलेख पता चल गया। नेक्स्ट आपका देखिए पुरातत्वविद की बात करें, ठीक है। तो अतीत की वस्तुएं जैसे औजार हो गए, बर्तन हो गई, इमारतें हो गई, इनका अध्ययन करने वाले क्या हुआ करते थे, पुरातत्वविद कहलाते थे। यहाँ पे आप कुछ बर्तन और कुछ इमारतें यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कि इनका जो अध्ययन किया करते थे कौन हुआ करते थे, तो पुरातत्वविद हुआ करते थे, जो औजारों का, बर्तनों का और इमारतों का अध्ययन किया करते थे, ठीक है। तो ये पुरातत्वविद कहलाते थे। पहले के समय में देखिए तिथि की गणना कैसे की जाती थी, और अब भी इसका प्रचलन है। ईसा पूर्व आप देख पा रहे होंगे, जिस बीसी का मतलब है आपका बिफोर
बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्वी में मेंशन किया जाता था। गिनती उल्टी चलती थी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका एडी आया, आफ्टर जो आपका ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का जो समय था उसको ईडी एडी बोला जाता था, यानी कि ईस्वी बोला जाता है, यानी कि जन्म के वर्ष के बाद का जो समय होता है उसको एडी बोला जाता था, ठीक है। तो बीसी और एडी आपको समझ में आ गया होगा। बीसी आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और एडी आपका यानी कि ईस्वी हो गया आपका जन्म के बाद का समय, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर सेकंड की बात करें तो इसमें हम लोग आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का सफर देखने वाले हैं, यानी कि पहले जो शिकार किया करते थे अब वो उन्होंने भोजन बनाना कैसे स्टार्ट किया वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर तक खाद्य संग्राहक का जो समय है वो आपका लगभग 20 लाख वर्ष पहले के जो लोग हुआ करते थे वो वाला समय, यानी कि आज से 20 लाख वर्ष पहले का जो समय था वो आखिर तक खाद्य संग्राहक का समय था, जो शिकार और संग्रह से भोजन जुटाते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया आखेटक कौन हुआ करते थे, जो शिकार और संग्रह से अपना भोजन जुटाया करते थे। इनका जो कार्यकाल था, इनका जो समय था वो 20 लाख वर्ष पहले था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आप देख पा रहे होंगे 20 लाख से 12,000 साल पहले का जो समय हुआ करता था वो पूरा पाषाण काल में आया। इस काल में देखिए पत्थर के औजार बनाए गए। पूरा पाषाण से मतलब आपका पद समझ में आ रहा है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो इस काल में पत्थर के औजारों 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 का वो होने लग गया था, आविष्कार होने लग गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पाषाण काल में इस तरह के ये पत्थर पाए जाते थे, इस तरह के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इस तरह के पत्थरों का प्रयोग होने लग गया था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। समय का जो था इसका 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले का समय जो था वो पूरा पाषाण काल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मध्य पाषाण काल। ये समय आपका 12,000 से 10,000 साल पहले का जो समय था उसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा 12,000 से 10,000 साल पहले का जो समय था वो आपका मध्य पाषाण काल था, ठीक है। इसमें देखिए जलवायु में बदलाव आया और छोटे औजार जिसको माइक्रोलिथ बोला जाता है, माइक्रोलिथ मतलब आपका छोटे औजार बनने लगे थे। जैसे पूरा पाषाण काल में था, जो औजार हुआ करते थे वो थोड़ा बड़े हुआ करते थे, उतने नुकीले नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा कारगर भी नहीं हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में इसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ जिसको माइक्रोलिथ बोला गया, छोटे औजारों का इसमें का आविष्कार हुआ। यहाँ पे देखिए नुकीले धारदार हथियारों का प्रयोग होने लग गया था। यहाँ पे जहाँ ये धारदार हथियार नहीं थे उसके बदले ये धारदार आपके औजारों का प्रयोग होने लग गया था शिकार वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल का कार्यकाल हो गया 12,000 से 10,000 साल पहले का। उसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल, जो आपका 10,000 साल से पहले का जो समय है वो आपका सारा नव पाषाण काल में आने लग गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा खेती और पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो नव पाषाण काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन था कुत्ता था, ठीक है। तो कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था मनुष्य द्वारा पालन जिसको पालतू बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे इमेज में, यहाँ पे खेती स्टार्ट हो गई, पशुपालन स्टार्ट हो गया और कुत्ते को यहाँ पे पालतू बनाया गया है, ठीक है। तो आप इमेज से आप समझ पा रहे होंगे। तो नव पाषाण काल में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, इसमें खेती का भी शुरुआत होने लगी। जो मनुष्य हो गया वो खेती करके अपना पालन पोषण करने लग गया, पेट भरने लग गया। पशुपालन से उसको दूध दही इस तरह की चीजें प्राप्त हुआ करती थी और साथ में उसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी नवपाषाण काल में। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके प्रमुख स्थल है उनको हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। भीम बेटका की गुफाएं, यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये इस तरह की गुफाएं थी, ये आपका नव पाषाण काल में पाई जाती थी। तो नव पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल है भीम बेटका की गुफा, ये आपकी कहाँ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भीम बेटका पूछ सकता है कि आपको बेटका की गुफाएं आपकी कहाँ पाई जाती है, तो गुफाएं ये आपकी गुफाएं आपकी शैलाश्रय में ये पाई जाती हैं।
तो ये भीमबेटका आपकी गुफाएं कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए कुरनूल की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुरनूल की गुफा आपसे पूछेगा कि कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से देखिए राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, आग की खोज के संकेत हैं। ये जो राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे आग की खोज हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुरनूल की गुफा में। ठीक है, तो आग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं, जौ और पशुपालन की शुरुआती के प्रमाण मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा आपसे पशुपालन के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आपने बताना है मेहरगढ़ से। गेहूं, जौ के आपके शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो वो भी आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका देखिए बुर्ज होम कश्मीर से गड्ढे के नीचे बने गर्तवास प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जमीन के नीचे यहाँ पे रहने के गर्तवास क्या होता है? जो रहने के लिए गड्ढे खोद के जो आपका आवास बनाया जाता है, उसको गर्त आवास बोला जाता है। ठीक है, तो गड्ढे के नीचे घर बनाए गए थे। कहाँ? बुर्ज होम कश्मीर में। इसका फायदा ये हुआ करता था, जो विपरीत आपका जो जलवायु होती है, मौसम होती है, उससे यहाँ पर रहने में आसानी होती है। जैसे ठंड से, कश्मीर आपका ठंडा इलाका है, बर्फबारी होती है, तो वहां पे इस तरह के घर बनाए जाते थे। तो गर्तवास कहाँ मिलते हैं? आपके बुर्ज होम कश्मीर में मिलते हैं। ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है, अध्याय थर्ड देख लेते हैं। अध्याय थर्ड है आपका आरंभिक नगर। ठीक है, सो सबसे जो आपके प्रारंभिक जो नगर कहाँ पे आपके इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभिक नगर आपके मिलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का कार्य जो आपका समय है, वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व का है। ये इंपॉर्टेंट है। आज से 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जहां से नगर बनने शुरू हुए थे। यानी कि नगरों का जो प्रारंभिक चरण था, जब नगर स्थापित हुए थे, तो आपके हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुए थे, जो लगभग 4700 वर्ष पूर्व है। तो ये समय आपने देखनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुनियोजित एकदम बढ़िया से नगर यहाँ पे बसाने की शुरुआत हो गई थी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, नगर जो था उसका देखिए दो पार्ट में विभाजन हुआ करता था। सब हड़प्पा सभ्यता में नगर जो थे दो भागों में विभाजित थे। एक था आपका दुर्ग, जो ऊंचाई पर हुआ करते थे, और पश्चिमी भाग हुआ करता था, और निचला नगर जिसको बोला जाता है पूर्वी भाग। यानी कि जो आपका नगर जो थे वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते थे। जैसे आपका ये नगर है, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता, ये ऊपरी हिस्सा हुआ करता था, ये निचली हिस्सा हुआ करता था। ऊपरी हिस्से को दुर्ग बोला जाता था, और जो आपका निचला हिस्सा होता था उसका निचला नगर बोला जाता था। ठीक है, तो ये नगर हुआ करता था, ये आपका दुर्ग हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो नगर दो पार्ट में डिवाइड्स था, दुर्ग और नगर में। ठीक है, दुर्ग आपका ऊंचाई पर हुआ करता था, और निचला नगर आपका निचाई पे हुआ करता था। ठीक है, दुर्ग आपका पश्चिमी भाग में का हिस्सा था, और निचला नगर आपका पूर्वी भाग का हिस्सा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से नगर का नियोजन हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। कुछ प्रमुख संरचनाएं देख लेते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो आपका, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो जो आपका पाकिस्तान में है, यहाँ से महान स्नानागार, ये बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कालीबंगन, कालीबंगन और लोथल, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगन ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये आपका अग्निकुंड है। ठीक है, अग्निकुंड है, ये कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन लोथल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन आपका कहाँ है? आपका राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगा आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। ठीक है, तो कालीबंगन आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है, जो राजस्थान में है, और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगन आपका हनुमानगढ़ जिले में है। यह घग्गर नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये भी पूछता है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे पे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे पे है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखा है, घग्गर नदी घग्गर नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो पुराने समय में सरस्वती नदी का हिस्सा थी। यानी कि जो घग्गर नदी है किसकी सहायक नदी थी? सरस्वती नदी की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कितने पॉइंट्स आपने याद रखने हैं? देखिए, अगर आपसे पूछेगा अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन जो आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है।
और कालीबंगन आपका किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है, जो सरस्वती की हिस्सा हुआ करती थी पहले। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका देखिए अगला जो प्राचीन स्थल है वो आपका धौलावीरा है। धौलावीरा देखिए 3 भागों में बटा नगर और जल प्रबंधन यहाँ पे इसकी खासियत थी। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 3 भागों में आपका डिवाइडेड था। ये कहाँ पे है आपका? धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है आपका ये। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आपसे पूछेगा धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात राज्य में कच्छ के रण में है। और इसमें देखिए खादिर बेंट द्वीप पर स्थित है ये। ठीक है, इसकी खोज की बात करें, धौलावीरा की खोज कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जेपी जोशी ने 1968 में धौलावीरा की खोज की गई थी। 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया धौलावीरा को। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कब? 2021 में। 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली और आदित्य नगर नियोजन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो जल प्रणाली की अगर हम बात करें और जल प्रबंधन की बात करें तो धौलावीरा इसमें इसमें इसको विख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो किस राज्य में है आपका? ये आपका गुजरात में। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 3 भागों में डिवाइडेड था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी का पतन कब हुआ? तो लगभग 3900 वर्ष पूर्व इसका पतन हुआ। संभवतः सूखा और वनों की कटाई या नदियों के सूखने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व इसका आरंभ हुआ था और 3900 वर्ष पूर्व इसका पतन होने लग गया। कारण था आपका सूखा, वनों की कटाई और नदियों के सूखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अध्याय 4 की अगर हम बात करें तो क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र? ठीक है, तो वेद की बात करें तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ये आप सभी को पता हो। ऋग्वेद सबसे पुराना है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। ठीक है, इसमें देखिए अग्नि, इंद्र और सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अग्नि, इंद्र और सोम देवता का वर्णन किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। अगर आपसे पूछेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछेगा कितने वेद है? तो आपके 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना आपका कौन है? ऋग्वेद ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए महापाषाण की बात करते हैं, जिसको मेगालिथ्स भी बोला जाता है। ठीक है, मेगालिथ्स मतलब यहाँ की महापाषाण। महा मतलब बड़े, बड़े मतलब पाषाण मतलब आपके पत्थर, तो बड़े पत्थर इसका मतलब है मेगालिथ्स। ठीक है, इनका प्रयोग देखिए उपयोग कब्रों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों का कब्रों में मृतक के साथ बर्तन और औजार भी मिलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था कब्रों को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, इसको महापाषाण वाला युग भी बोला जाता है। और कब्रों में, महापाषाण में देखिए बर्तन और औजार भी मृतक के साथ दफना दिए जाते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो आपका नगर है वो आपका इनाम गांव है। ठीक है, इनाम गांव आप देख पा रहे होंगे। घोड़ नदी जो भीमा की सहायक थी उसके किनारे पर स्थल एक पूरा स्थल है, उसके किनारे पे स्थित एक पूरा स्थल है इनाम गांव। ठीक है, जहाँ के लोगों को गोल गड्ढों में दफनाया जाता था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोल गड्ढों के अंदर इसको इनको दफनाया जाता था। किनको? जो मर जाते थे लोग। ठीक है, तो गोलों, अगर आपसे पूछेगा कि अ, किस स्थान से अ, इस तरह के साक्ष्य मिले जहां गोल गड्ढों में लोगों को दफनाया जाता, तो इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस नदी के किनारे? घोड़ नदी के किनारे, जो भीमा की सहायक नदी है। ठीक है, एक पुराना स्थल है ये आपका। इनाम गांव देखिए महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। तो आपसे पूछेगा इनाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, एमएच में है इनाम गांव। इस पुरातात्विक तात्विक स्थल से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, तो गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष मिलते हैं इनाम गांव, जो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनाम गांव कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। यहाँ से गोल गड्ढों में दफनाए जाने के उससे वो मिले आपके नमूने मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय 5 है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो राजा बनना कैसे बनते थे प्रारंभ में? अब राजा देखिए अश्वमेघ जैसे बड़े यज्ञ करके अपनी शक्ति
स्थापित करते थे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे पहले, और इसमें देखिए यज्ञ किया जाता था, उसके बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता था। ठीक है, जो इस घोड़े को पकड़ लेता था या अपने काबू में लेता था, तो वो अब वो उसकी शक्ति स्थापित हो जाती थी और वो ही राजा कहलाता था। ठीक है, तो अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ बनने के लिए, अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ किए जाते थे राजा बनने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस समय देखिए, जन जिनको लोग बोला जाता था, कि बसने का स्थान क्या था, जनपद था। ठीक है, तो जन से आपका क्या हो गया, लोग हो गए। लोगों के बसने का स्थान क्या था, आपका जनपद था। ठीक है, महाजनपद की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व 16 महत्वपूर्ण जनपद महाजनपद बनाए गए थे। ठीक है, जिनकी किलेबंदी वाली राजधानियां थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो महाजनपद की बात करें तो कितने थे, 16 महाजनपद थे। लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व इनको बनाया गया था। कौन कौन से 16 महाजनपद थे, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अंग है, अस्मक है, अवंती है, चेदी है, गांधार है, काशी है, काम्बोज है, कोसल है, कुरु है, मगध है जो सबसे बड़ा था, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स। ठीक है, तो 16 महाजनपद हैं ये। 16 महाजनपद आपने याद होने चाहिए। यहाँ पे आप उसमें देख भी पा रहे होंगे, मैप में आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से 16 जनपद कहाँ कहाँ पे, महाजनपद कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये नाम अब जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करें उस समय कर की बात करें, तो शासकों ने बड़ी सेना और किले के उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लेना शुरू किया था उस समय। ठीक है, तो 1/6 भाग कर लिया जाता था उस समय, जो शासक हुआ करता था। ठीक है, मगध की बात करें तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया। शासक इसके कौन कौन से, जो इंपॉर्टेंट जो शासक थे, वो बिंबिसार थे और अजात शत्रु थे। ठीक है, राजधानी इसकी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हुआ हो गई थी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मगध के सबसे शक्तिशाली राजा कौन कौन से थे, बिंबिसार और अजात शत्रु थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिंबिसार और अजात शत्रु। ठीक है, गण और संघ किसको बोला जाता था, तो देखिए वज्जी संघ, राजधानी इसकी वैशाली हुआ करती थी। यहाँ कई शासक होते थे जो सामूहिक रूप से शासन करते थे। ठीक है, तो गण और संघ में सामूहिक शासक हुआ करते थे जो एक साथ शासन किया करते थे। ठीक है, वज्जी संघ की राजधानी आपकी वैशाली हुआ करती थी। अगला अध्याय है आपका नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, उपनिषद की बात करें तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या बोलते थे, उपनिषद बोलते थे। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इनमें आत्मा और ब्रह्म पर दार्शनिक विचार हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें देखिए 13 मुख्य या फिर प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। ईश्वावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेतोपनिषद, कौस्तिकी उपनिषद और मैत्यायनी उपनिषद। ठीक है, तो ये 13 इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। इनमें देखिए जो मांडुकोपनिषद है वो सबसे छोटा है, जिसमें 12 श्लोक हैं, और बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, ये आप याद रख लीजिएगा। मांडुकोपनिषद सबसे छोटा और बृहदारण्यकोपनिषद आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। बौद्ध धर्म, आपके बौद्ध धर्म की बात करें तो संस्थापक कौन था बौद्ध धर्म का, सिद्धार्थ था, जिनका नाम गौतम था। उन्हें बौद्ध गया में क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, तो कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान जो है वहां पे उनका जन्म हुआ। कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी जी था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के प्रथम गुरु गुरु आलार कलाम थे। और बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, बुद्ध के से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीजें, जब उन्होंने देखिए गृह त्याग किया था और जब उनकी मृत्यु हुई थी।
ठीक है, तो ग्रह त्याग की जो घटना थी उसको महाभिनिष्मीकरण बोला जाता है। महाभिनिष्मीकरण बोला जाता है, और मृत्यु जब हुई थी उनकी, वो बोला था महापरिनिर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण और गृह त्याग आपका महाभिनिष्मीकरण कहलाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, संदेश उन्होंने क्या कह दिया, तो जीवन दुखों से भरा है, जिसका कारण क्या है, तृष्णा यानी कि इच्छा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने संदेश दिया जीवन दुखों से भरा है, जिसका कारण क्या है, इच्छा। मनुष्य की जो इच्छा होती है वो उसको दुखों का कारण होती है। ठीक है, जिसे अष्टांगिक मार्ग से दूर किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या थे, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाच, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग ये बुद्ध ने दिए। इनको इनसे ये तृष्णा या फिर जीवन के जो दुख है उनको दूर किया जा सकता है। ये नाम आप याद रखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म की बात करें तो महत्वपूर्ण विचारक कौन थे, तो वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, जैन धर्म का संदेश क्या है, मुख्य सिद्धांत है इनका अहिंसा, यानी कि जीवों को ना सताना, और सत्य। ठीक है, तो दो मुख्य सिद्धांत है इनके, अहिंसा और सत्य। ठीक है, संघ की बात करें तो बुद्ध और महावीर के अनुयायियों के रहने का स्थान क्या हुआ करता था, संघ। यानी कि बुद्ध धर्म में भी जो उनके अनुयायी थे उनका रहने का स्थान संघ था, और महावीर यानी कि जैन धर्म में भी जो अनुयायियों के रहने का स्थान था उसको संघ बोला जाता। विहार क्या हुआ करता था, तो भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के लिए बनाए गए स्थायी मठ। ठीक है, तो भिक्षु और भिक्षुओं के रहने का जो स्थान हुआ करता था उसको विहार बोला जाता था, और जो अनुयायियों के रहने का जो स्थान था उसको संघ बोला जाता था। ठीक है, तो महावीर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो कौन था, जमाली था। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई। महावीर के अन्य नाम क्या थे, तो वर्धमान, सन्मति, वीर और अतिवीर, ये आपके महावीर के अन्य नाम थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें वो देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की कुछ संगतियां हुई थी। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी आपकी, 483 ईस्वा पूर्व हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत की। ठीक है, कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। इसके शासक कौन थे, अजात शत्रु थे उस समय शासक। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत की कब हुई थी, तो 383 ईस्वी में हुई थी, वैशाली में हुई थी। शासक उस समय कालाशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे, साब कमीर थे। ठीक है, तृतीय की बात करें तो तृतीय आपकी 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान पे हुई थी। अशोक पहले इसके इस समय शासक थे, तो और मोगली पुत्र तिस्य इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी, 72 ईस्वी पूर्व हुई थी, कुंडलवल में। शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। ठीक है, जैन धर्म की केवल दो संगीतकियां हुई थी। प्रथम आपकी कब हुई थी, 300 ईस्वी पूर्व हुई थी, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। शासक उस समय कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। द्वितीय बौद्ध जैन धर्म की संगीत की कहाँ हुई थी आपकी, 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो देवाद्र भ्रमण इसके उस समय कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अध्याय 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, साम्राज्य की बात करें तो किस साम्राज्य से संबंधित था अशोक, मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो ये आपसे पूछता है चंद्रगुप्त की मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सीख लेते हैं। 340 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। गुरु इनके कौन थे, तो चाणक्य थे। पूर्वी नंद साम्राज्य के घनानंद राज्य, इनका जो राज्यभिषेक हुआ था 321 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके समय में देखिए इंडिका पुस्तक लिखी थी मैगिस्थनीज ने, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, इनका निधन 298 ईस्वी पूर्व हुआ था,
उम्र उस समय 47-48 साल थी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में हुई थी, ठीक है। शासनावधि 321 ईस्वी पूर्व से 279 ईस्वी पूर्व तक। और जो इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है वो आपकी मुद्रा राक्षस है, जिसके लेखक कौन थे आपके? विशाख दत्त थे, ठीक है। पिता का नाम इनका सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य था, पत्नी इनकी दुर्धा और हेलना थी, माता का नाम इनका मूरा था, ठीक है। तो ये आपके एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं। कलिंग युद्ध आपका कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कलिंग जो युद्ध था वो आपका किस 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 जो आपका मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच में हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसको जीतने के बाद देखिए इस युद्ध में हुई हिंसा से दुखी होकर अशोक ने गृह युद्ध त्यागने का फैसला किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि अशोक ने जो युद्ध त्यागने का फैसला किस युद्ध के बाद लिया था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसमें जो हिंसा हुई थी उसको देख के अशोक ने युद्ध त्यागने का फैसला लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो 13वें अभिलेख से, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का वो मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 से 262 ईस्वी पूर्व में ये आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट आपका देखिए अशोक का धम्म, यह धर्म नहीं है, यानी कि धम्म का मतलब यहाँ पे धम्म का मतलब हम धर्म से नहीं है, बल्कि नैतिक नियमों का समूह था, ठीक है। तो अशोक का धम्म क्या था? नैतिक नियमों का समूह था, यानी कि बड़ों का आदर करना, दासों से दयालुता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ठीक है। तो ये आपका अशोक का धम्म की नीति थी, ठीक है। प्रचार के लिए देखिए अशोक ने क्या किया? अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति करके धम्म का प्रचार किया, ठीक है। तो धम्म महामात क्या हुआ करते थे? ये आपके धम्म का प्रचार करने, यानी कि जो आपके नैतिक नियम थे उनको प्रचार करने के लिए उन्होंने अशोक ने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। अशोक के शिलालेख देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख की बात हो रही है। वृहद शिलालेख कौन-कौन से हैं? तो शाहाबाद गढ़ी जो आपका पाकिस्तान में है, मानशहर पाकिस्तान में, कालसी ये भी आपका अशोक का शिलालेख है, उत्तराखंड में है, र र रगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, धौली आपका उड़ीसा में है, जौगढ़ आपका उड़ीसा में है, गिरनार आपका गुजरात में है, सोपरा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। कुछ लघु शिलालेख कौन-कौन से? मास्की जो कर्नाटका में है, गुज्जर आपका मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटका में, निट्ठुर आपका कर्नाटका में, भाब्रू आपका राजस्थान में, शेरे कुनवा आपका कंधार में, सहसराम आपका बिहार में, तक्षशिला आपका बिहार में, लदमान आपका अफगान में, ठीक है। धम्म का सिद्धांत दिया अपने अभिलेखों में। अभिलेखों को पहली बार पढ़ा किसने? जेम प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के पहले के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उनको सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। मिलने का स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं? धौली से, जोगड़ा से, येरगुड़ी, सोपरा, गिरनार, कंधार, कालसी, साहबगंजगढ़ी और मनसीहार से, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो कुल 14 स्तंभ लेख हैं, भाषा 3 है और लिपि 4 है। प्रयुक्त प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक। प्रयुक्त प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी थी। अन्य जो आपके खरोष्टी में ईरानियों द्वारा प्रस्तुत करता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 6 देख लेते हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक है। गांवों का जीवन की बात करें तो दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी को क्या बोला जाता था? वेल्ला बोला जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेल्ला जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे उनको दक्षिण भारत में वेल्ला बोला जाता था। साधारण हलवाहे को उनवार बोला जाता था और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार बोला जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेल्लाल मतलब बड़े भूमि वाले भूस्वामी, उनवार मतलब जो हलवाहे होते थे, किसान हुआ करते थे, और जो भूमिहीन जो मजदूर हुआ करते थे उनको कडेसियार बोला जाता था, ठीक है। उत्तर भारत में ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे, ठीक है। तो ग्राम भोजक क्या हुआ करता था? उत्तर भारत में ग्राम प्रधान हुआ करता था, जो सबसे बड़ा भूस्वामी भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शहरों के जीवन, आहत सिक्के प्रचलन में थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आहत सिक्के हैं, ठीक है, यानी कि जो सिक्के हुआ करते थे धातुओं में जानवरों का और इसको करके उत्कीर्ण करके ये बनाए जाते थे आहत सिक्के, ठीक है। मथुरा देखिए 2000 वर्ष पूर्व यहाँ यह कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, कौन सी? मथुरा।
यह धार्मिक केंद्र और उत्पादन का केंद्र भी था। ठीक है, तो मथुरा 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की राजधानी, दूसरी राजधानी बनी थी। ठीक है, शिल्प, मिट्टी के बर्तन जैसे उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW और कपड़े कहाँ से प्राप्त होते थे? वाराणसी और मथुरा, ये आपका कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के बर्तन आपके काले चमकीले पात्र के बने हुआ करते थे। ठीक है, श्रेणी, शिल्पकारों और व्यापारियों के अपने अपने संगठन होते थे जिन्हें क्या बोलते थे? श्रेणी बोला जाता था। ठीक है, तो श्रेणी का संबंध किससे है? शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन से। ठीक है, तो ये पूछता है परीक्षा में कि श्रेणी क्या है? शिल्पकारों और व्यापारियों से संबंधित है। ठीक है, अध्याय 9 पे हम आ गए। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो व्यापार मार्ग की बात करें तो व्यापारी विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और जो मार्ग प्रयोग करते थे समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हम लोग देखते हैं। चोल, चेर और पांडे तटवर्ती क्षेत्र हुआ करते थे। ये मूवेंदार तीन शासक भी कहलाते थे। ठीक है, तो मूवेंदार किन्हें बोला जाता था? चोल, चेर, पांड्यन को बोला जाता था, ये तीन शासक थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चोल, चेर, पांड्य का यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये चोल आपका, ये आपके चेर हो गए, आपके पांडे हो गए। ठीक है, मसाले, काली मिर्च, मोतियों और सोने का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो पहले टाइम पे मसालों का, जिसमें काली मिर्च फेमस थी, मोतियां हो गए और सोने का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, सिल्क रूट की बात करें तो देखिए, चीन से घोड़ों, हाथियों, कीमती धातुओं के बदले रेशम यूरोप भेजा जाता था। कुषाणों ने इस रूट के एक हिस्से पे नियंत्रण कर लिया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रेड वाला ये सारा क्या है? सिल्क रूट है। ठीक है, इससे कौन कौन से कनेक्टेड है? इजिप्ट है, अरबिया है, पर्सिया है, इंडिया है, चाइना है। ठीक है, तो सिल्क रूट का प्रयोग हुआ करता था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ तीर्थ यात्री जो भारत आए थे उनके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, इत्सिंग और हेनसुआंग भारत आए थे। ठीक है, इत्सिंग, हेनसुआंग, फाहियान आए थे भारत में। तो सबसे पहले आपका फाहियान आया था 399 से 1400, सॉरी 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, जो 5वीं सदी का था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना की बात करें तो फोकवेजी, जो आपका बौद्ध राज्यों का अभिलेख है। ठीक है, इसका योगदान तो विनय पिटक की खोज की थी, किसने? फाहियान ने ही की थी। मध्य देश के समाज का वर्णन किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इसके कार्यकाल में हुई थी। हेन स्वांग, हेन स्वांग की बात करें तो 630 ईस्वी से 645 ईस्वी में आया था, 7वीं सदी में। किसके कार्यकाल में? सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में। सीयू की पश्चिमी दुनिया का अभिलेख, सीयू की इसका इंपॉर्टेंट अभिलेख है, पश्चिमी दुनिया का अभिलेख, इसने लिखा है हेन स्वांग ने। यात्रियों का राजकुमार कहलाए, यात्रियों का राजकुमार हिंसुआंग को बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन भी किया इसने। ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है? हिंसुआंग को बोला जाता था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन भी किया। किसके कार्यकाल में आया? सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आया था आपका इत्सिंग, 671 से 695 ईस्वी में, 7वीं सदी के उत्तरार्ध में। हर्ष हर्ष के बाद आया था ये, हाँ, मतलब हर्ष के शासनकाल के बाद आया था। प्रमुख रचना है इसकी प्रसिद्ध भिक्षुओं की जीवनी। समुद्री मार्ग से आया था ये, नालंदा में 10 वर्ष तक रहे और संस्कृत पांडुलिपि एकत्र की। ठीक है, तो इत्सिंग सबसे लास्ट में आता है। ये क्रम हो गया इनके आने का। ठीक है, उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन आता है। देवी देवताओं की पूजा का विचार, जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा महत्व को महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे भक्ति आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 10 है, नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, प्रशस्तियों की बात करें तो राजाओं की स्तुति में लिखा गया एक विशेष प्रकार का अभिलेख क्या कहलाता था? प्रशस्ति कहलाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए समुद्रगुप्त को भारत का अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का अलेक्जेंडर किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। ठीक है, सबसे पहले उज्जैन के विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ही प्राप्त की, जिसका खुलासा इनके सिक्कों से मिलने का प्रसाद होता है। ठीक है, यानी कि उज्जयिनी के विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने ही की थी। ठीक है, फिर उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दिग्विजय दिग्विजय करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ कराए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नियमों में बांध कर रखा, शासन संभालने की शपथ ग्रहण की। उनका युग भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है। वे स्वयं वैदिक मत के
मानने वाले थे और धार्मिक संकीर्णता का एकमात्र अंश भी उनके हृदय में नहीं था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, उनके जो समुद्रगुप्त के जो इम्पोर्टेंट जो आपके प्रशस्ति है वो आपका हरिसेन द्वारा प्रयाग में एक स्तंभ लेख लिखा गया था। ठीक है, तो हरिसेन द्वारा लिखा गया आपका प्रयाग, हरिसेन द्वारा लिखा गया आपका प्रयाग में एक एक स्तंभ स्तंभ लेख। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कहाँ है, प्रयाग में है आपका। किसने के द्वारा लिखा है, हरिसेन के द्वारा लिखा है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उन्होंने आर्यव्रत के 9 शासकों को दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था इन्होंने। उनके दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे उनके, जिनकी रचयिता है आपकी हर्षचरित। ठीक है, तो हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर्षवर्धन की इमेज। ठीक है, पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हुआ करते थे। कौन, पल्लव और चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक में सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, अंतिम अध्याय है इस हिस्ट्री की क्लास 6 का, अध्याय 11, इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, स्तूप, स्तूप कौन हुआ करते थे, टीलों के रूप में होते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हुआ करते थे, स्तूप हुआ करते थे, जिसके अंदर बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये टीले हुआ करते थे, स्तूप, जिनके अंदर बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, जैसे आपका सांची का स्तूप है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं अंदर। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। ये पूछता है परीक्षा में। आगे बढ़ते देखिए, मंदिर की बात करें तो इस काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए गर्भगृह युक्त मंदिर बनाए जाते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो मंदिर का जो स्टार्टिंग का जो एरिया होता है, जहाँ से एंट्री की जाती है, उसको मंडप बोला जाता है। ठीक है, ये आपका जो सबसे टॉप वाला जो एरिया हुआ करता था, ये आपका शिखर हुआ करता है। और जो यहाँ पे मंदिर में जहाँ मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इमेज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं में बने चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अजंता की गुफा कहाँ है आपकी, जहाँ पे चित्रकला के बहुत महत्वपूर्ण नमूने मिलते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अजंता की गुफा आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं देखिए, 18 पुराण हैं, महाकाव्य कौन कौन से, रामायण और महाभारत है। ठीक है, तो 18 पुराणों के नाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विष्णु पुराण, नारदी पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म कर्म पुराण, लिंग प्रमाण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप श्लोक देख पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा श्लोक किसमें है आपके, 81,100 स्कंद पुराण में आपके सबसे ज्यादा श्लोक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका, बाकी ये रामायण होगी, ये आपकी महाभारत हो गई। विज्ञान की बात करें, कुछ विज्ञान की इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में बताया है कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट क्या है, साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय के। आर्यभट्ट के जीवन के परिचय की बात करें तो 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना है। माता का नाम अज्ञात है, पिता का नाम भी अज्ञात है। रचनाएं इनकी आर्यभट्ट है, आर्य सिद्धांत है। इन्होंने किस किस की खोज की, तो देखिए, शून्य की खोज इन्होंने की, पाई का मान इन्होंने बताया, ग्रहों के गति व ग्रहण का नियम इन्होंने दिया, बीज गणित इन्होंने बताई, अनिश्चित समीकरणों के हल दिए इन्होंने, अंक गणित और अन्य गणितीय क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। कार्य क्षेत्र इनका गणित और खगोल विज्ञान था। कार्य स्थल था इनका नालंदा और विश्वविद्यालय, और काल इनका था गुप्त काल। ठीक है, तो ये था देखिए हिस्ट्री की क्लास 6 की जो आपकी बुक है, उसका कंप्लीट सारांश, जिसको हम लोगों ने एक ही क्लास में कंप्लीट किया है। ठीक है, और सारी चीजें जो भी है यहाँ पे आपको पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूकेपीएससी का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। आगे आपको और भी जो सीरीज होंगी, सीरीज की जो क्लासेस होंगी, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आपका देखिए जो एनसीईआरटी का जो बेसिक्स हैं, वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो ये पहली क्लास थी। अभी आपको और भी इसमें इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा, और आपको कुछ और भी ऐड ऑन करवाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, साथ में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी
कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए हम जो आज की जो वीडियो उसको यहीं पे हम एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है? चलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने टारगेट की तरफ डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।